अगर हम सोडियम को देखते हैं तो सोडियम के रेफरेंस से वोल्टेज इतनी बनेगी, पोटेशियम के लिए इतनी बनेगी। इन दोनों का जो सम है प्लस अदर फैक्टर जो डिस्कस नहीं किए गए, तो ये अलजेब्रिक सम ये बन रहा है उसका, ये बनेगा। ये दो फैक्टर्स प्लस अदर फैक्टर जो यहाँ नहीं दिखाए गए हैं और उनको काउंट किया हुआ है उसने गोल्डमैन इक्वेशन के अंदर, अगर वो भी सामने रखते हैं तो प्रैक्टिकली वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है यहाँ पे। ये डिफरेंस है इसका। बात क्लियर होगी कि नहीं? जी सर, हो गई। ये फिर कुछ आ गया जो यहाँ पे इसको, चलिए ये हमारा पूरा हो गया। ये था रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल और अब हमने जाना है अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ज़रा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये उससे ज़्यादा मशहूर है। आरएमपी रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल एक क्वेश्चन है और एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेमोरी पोटेंशियल हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसकी डायग्राम मेजरमेंट का तरीका तो ये है और ये उसकी डायग्राम है। अगर आप कहें मैं पहले डायग्राम को एक बार बयान कर दूं तो ये आपको भूल चुकी होगी और फिर इसके जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं पहले डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वो वैल्यूज हैं जो इसमें दी गई हुई हैं। एक न्यूरॉन सेल में आरएमपी की वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटली माइनस 90 मिली वोल्ट होती है, एक पॉइंट। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं चेंज होके जो भी चेंज आ रही है इसमें, और जब ये चेंज होती है इस शक्ल को बात का हम स्पाइक का नाम देते हैं। वेल ये लफ्ज एक्शन पोटेंशियल है जो कि आपके सामने है। इसमें जो चेंज आ रही है आपने चेंज को गौर करना है। यहाँ पे टाइम भी बताया है कि कितने टाइम में चेंज आई है। ये जीरो टाइम ये वाला है, यहाँ तक आर एम पे थी। आर एम पी चेंज हो रहा है जीरो से लेके 0.1 0.2 0.3 0.4। ये डायग्राम सिंप्लीफाइड है, फिर सोच लीजिएगा, बल्कि नोट कीजिएगा, दिस डायग्राम इज सिंप्लीफाइड डायग्राम, ये एक्चुअल नहीं है। फिर सुन लें, ये डायग्राम सिंप्लीफाइड है, इसमें इसने हाइपर पोलराइजेशन शो नहीं की हुई है। वो आगे किसी डायग्राम में आ जाए, इसको फॉर्म पे कर लें। फिलहाल आप सिर्फ इतना देखिए कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे जीरो टाइम पे कोई स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस ने आरएमपी को चेंज किया। कैसे? सोडियम आयन अंदर जाना शुरू हो गए, अंदर से वो ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो गई और ये रिजल्ट देखते जाइए, यहां से यहां तक जा रहे हैं। नाम लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन। अब डिपोलराइजेशन उसका ऑपोजिट हो गया, पोलराइजेशन खत्म हो गया, डिपोलराइज हो गया, अंदर से पॉजिटिव हो गया, जैसा कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है। जिस जगह पे वो नर्व स्टार्ट हुई थी वहां पे सोडियम आयन अंदर चले गए हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज होते होते माइनस से पहले जीरो की रेंज पे गई और फिर प्लस की रेंज में चली गई है, थोड़ी सी जगह पे। ये अमल से थोड़ी जगह पे होगा। इसको इसने ओवरशूट का नाम दिया है, इसी को स्पाइक कहते हैं। और बहरहाल ये वैल्यू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल की है और इस सेल में ये +35 शो की गई हुई है। उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम बम अपना काम करना शुरू करेगा और उसके बाद ये वापस इधर को आना शुरू हो जाएगा। इसमें इतना टाइम लगा है इवन ये, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, 0.2 मिली सेकेंड का टाइम। इसने हाइपरपोलेशन शो नहीं की हुई है, वो अपना इफेक्ट करती है और उसके बाद दोबारा फिर आरएमपी की वैल्यू जो है वो आ गई है। वेल ये मैंने अभी सिर्फ इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। डायग्राम अभी देखते हैं कि इसने फुल डायग्राम दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर दी हुई है तो पहले उसको देख लें, अगर नहीं है तो फिर जी यहाँ तक तो मुझे जी बिल्कुल मिल कीजिए। ये यहाँ पे देखिएगा, ये बाकी सारा कुछ वही है। यहाँ पे ये उस जो मेन लाइन थी उसके नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा चीज नीचे को आ रही है, इसको हाइपर पोलराइजेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे इसने पॉजिटिव आउटर पोटेंशियल का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये जिस नाम से मशहूर है, मैं देखना चाह रहा हूँ जिसने किसी और जगह पे डायग्राम दी हुई हो। अ, इसने बाकी सारा कुछ दे दिया है, लेकिन जो बहुत मशहूर चीज थी पर वो मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर है लेकिन उसकी वो नहीं है, जो सिंपल डायग्राम होनी चाहिए थी वो नहीं दी हुई इसने कहीं पे। चलो कोई बात नहीं, लेट इट कम बैक। अभी हमें इसको इसके मुताबिक ही एक्सप्लेन करना है। जी ये है जी, चूंकि डायग्राम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये वाली थी और अब हम इसके रिटर्न की तरफ आ रहे हैं। आपकी बुक क्या कह रही है, डायग्राम को जहन में रखना है।
हेडिंग है जी आपका नर्व एक्शन पोटेंशियल, सिंपली कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें पहली शर्त है जो यहाँ नहीं थी, जब एक स्पेसिफिक को स्टिमुलस पहुंचता है किसी रिसेप्टर के ऊपर या ब्रेन के अंदर कोई चेंज आती है किसी भी वजह से, तो वहाँ से पोटेंशियल यानी करंट जो है उसको करंट कहेंगे या आयनिक करंट है, ट्रेवल करता है अलोंग मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन फाइबर। अब उसमें जो चेंजेस आती हैं वो बहुत तेजी के साथ होती हैं, जैसे कि अभी आपको याद है डायग्राम को देखिए, उसमें जो प्रोसेस दिखाया गया है एक्शन पोटेंशियल के गुजरने का, वो इन मिली सेकंड यानी सेकंड के 1000वें हिस्से में एक्शन पोटेंशियल पैदा होने में 1/1000 0.1 का मतलब हो गया जो उसने लफ्ज दिया हुआ था सेकंड के लिहाज से 0.1 मिली सेकंड, उसका मतलब मिली एक सेकंड के 1000वें हिस्से में प्रोसेस जो है वो वोल्टेज चेंज हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी जगह में होती है। अगरचे यहाँ पे वो डायग्राम मौजूद नहीं है इस वक्त जिसको हम कह सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, आई एम श्योर कि आपने न्यूरॉन सेल जो देखे हुए हैं बहुत पहले एफएससी में, या चूंकि नर्व सिस्टम शामिल था आपके सेमेस्टर 4 की फिजियोलॉजी में, क्या आपको श्वान सेल्स, श्वान शीथ सेल्स, श्वान शीथ और नोड ऑफ रेनवियर्स ये सब लफ्ज याद है, भूल चुके हुए हैं? जी जी याद है सर। जी उल्फत को तो याद है जी, और किसी को याद हो? उल्फत के अलावा और कोई स्टूडेंट जिनको ये सब लफ्ज जो मैंने बोले हैं याद हो सेमेस्टर 4 से? याद है सारे। जी 2 स्टूडेंट हो याद गए, है। 3 हो गए, यस सर, याद है। 4, याद है। चलें ठीक है, चलें 4-5 लोगों ने बता दिया, इसका मतलब है कुछ कुछ को याद है, बाकियों को याद आ जाएंगे खुद ही। दोबारा नोट कीजिएगा कि एक स्टेटमेंट है, ये लफ्ज भी डिपेंड करता है आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, आपको याद ही याद है। नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है वो साल्टेटरी होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, झटकों में जी होती है, सर, जी। ये दचकों में भी याद होती है। है, और फ्रॉम नोड टू नोड होती है। यस दो सर। जंपिंग। जी जंप कर रही होती है, जो 2 नोट्स होती हैं तकरीबन एक नोट से दूसरे नोट तक फिर अगली नोट तक, लेकिन ये बहुत तेजी के साथ होता है, ये सारा अमल बहुत तेजी के साथ होता है। आई एम श्योर आपको याद होगा नर्व इम्पल्स की स्पीड जो आपने पढ़ी होगी अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 100 मीटर का फासला तय हो सकता है। नर्वस ये इतनी नहीं हमने फास्ट पढ़ा। पड़ा हुआ है। पढ़ा है सर, पैच था। जी बिल्कुल, ये था पॉइंट था आपके पास ये और खास हालात में 120 मीटर पर सेकंड तक भी जा सकती है कुछ जानदारों में। लोअर जानदारों में लोअर का मतलब है जो फाइलम मोलस्का वगैरह के मेंबर्स हैं कुछ फाइलम एनिडा, उनमें भी 30 मीटर पर सेकंड तक रफ्तार रिकॉर्डेड है, और मैमल्स में तो ये 100 मीटर से 120 मीटर पर सेकंड तक रिकॉर्ड है। जी हेडिंग है जी नर्व इम्पल्स के हवाले से, चूंकि बेसिक्स सारी की सारी हो गई हैं, स्टिमुलस आ गया है, ये यहाँ पे जिक्र कर रहा है जी कितना टाइम ले रही है ये डेवलप होने में, और जब ये शुरू हो जाती है तो फिर ये रुकती नहीं है, फिर चलती ही जाती है। बहरहाल चूंकि पोलराइज्ड स्टेज की तमाम बेसिक पहले डिस्कस हो चुकी है, इसलिए मैं जस्ट दोबारा आपको याद आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, या शायद आगे कोई डायग्राम हो। यहाँ पे सोडियम आयन इन इस जगह से शुरू हो जाएंगे, ये जहाँ पे शुरू हो रही है नर्व पल्स, जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर जाते जाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये दोबारा देखिए यहाँ पे सोडियम आयन अंदर आ गए हैं, और सिर्फ इसी जगह पे दिखाया गया, सोडियम आयन के अंदर आने से अंदर से पॉजिटिव और बाहर से वो नेगेटिव हो गया थोड़ी सी जगह के लिए। अब अगले स्टेप में ये अमल यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ, स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता जाएगा, और टाइम पीरियड आपके सामने है। ये इतनी जो यहाँ से यहाँ तक चेंज है ये जस्ट 0.1 मिली सेकंड में शो की गई है, और जो बाकी चेंज आ रही है जो रिपोलेशन वाली है, ये अभी हमने डिस्कस किया है सिर्फ डीपोलराइजेशन को, कि स्टिमुलस के आने से सोडियम आयन अंदर जाते हैं, अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू इतनी हो जाएगी जिसको एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं। ये हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया इस जगह पे। जब अब इस वैल्यू पे पहुंचते हैं तो ये आपका स्पाइक पोटेंशियल है। याद रखिएगा कि न्यूरॉन सेल्स में, मसल सेल में, और हार्ट के सेल्स में और अदर सेल्स में ये वैल्यूज वेरी करती है। चूंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ पे इस वक्त इसका जिक्र है, और अगले चैप्टर में मसल का जिक्र भी आएगा, बाकी वैल्यूज आपके चूंकि वो नहीं पढ़ेंगे इसलिए। सर, जी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं ना, तो रिसेप्टर्स उन तक आएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप फिर गड़बड़ करते बेटा, न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन में नहीं है। ये फिर वही मसला हो गया कि आपने सेमेस्टर 4 में जो चीज़ पढ़ी है आपको प्रॉपर याद नहीं रह सकी। नोट कीजिएगा न्यूरॉन ना सिर्फ आपके ब्रेन में है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी है, और उन तमाम फाइबर में नाम बोल रहा हूँ वो है जो क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें भी न्यूरॉन मौजूद है, और हर उस जगह से जहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं वो न्यूरॉन
ही हैं बेसिकली, जिनके ज़रिए उनके एक्सॉन्स हैं और डेंड्राइट्स हैं, जहाँ से ये सारा कंडक्शन का अमल हो रहा है, वोल्टेज के फ्लो का अमल हो रहा है। जी, अब हम इस जगह पे आने लगे। इससे ऑनवर्ड क्या होने लगा, यू हैव टू लुक एट हियर। लफ्ज़ है रीपोलराइजेशन। इस रीपोलराइजेशन में सबसे बड़ा फैक्टर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप का है। जैसे ही अंदर सोडियम आयन डाला गए होते हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्टेप भी है जो कि आपकी बुक ने यहाँ पे तो पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन मैं उसको दोबारा पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि जो लीकेज का अमल है, पोटाशियम आयन 100 गुना तेजी से लीक आउट होते हैं सोडियम के मुकाबले। जब ये प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद साथ साथ पोटाशियम आयन बाहर जा रहे थे। यहाँ जी, ये नेट में कोई प्रॉब्लम हुई थी जी, इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन वो जूम चल रहा था, इसलिए रिकॉर्डिंग में फंस है। हाँ जी, इसके बाद डिस्कस होती लास्ट कि यहाँ पे पोटाशियम आयन अपना काम करते जा रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं, वो भी। और यहाँ पे जब दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, उसने काम करना शुरू किया। जैसे उसने काम करना शुरू किया तो ये रीपोलराइजेशन होना शुरू हो गया। सोडियम आयन ज्यादा मात्रा में बाहर जा रहे हैं, वो अंदर से वापस नेगेटिव होता जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट नोट कीजिएगा, एफएससी की बुक में वो चीज मौजूद थी लेकिन लेबल नहीं थी। यहाँ उसने वो डायग्राम शो, यानी कि आपने मुझे फॉलो करना है, गौर से देखिएगा। ये लाइन यहाँ से थोड़ी सी नीचे जानी चाहिए यहाँ पर, फिर नीचे जाके वापस ऊपर आनी चाहिए। दोबारा गौर कीजिएगा, ये लाइन थोड़ी सी नीचे जाके और नीचे जाने के बाद फिर यहाँ से ऊपर इस तरफ आनी चाहिए। इतनी जगह को जहां पे ये इस -90 से नीचे जाती है, दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। जब वो वैल्यू -90 से भी कम हो जाए, -94 की रेंज में जा रही हो, तो उस स्टेप को टेक्निकल नेम, पहला टेक्निकल नेम है हाइपर पोलराइजेशन। लफ्ज याद रखना है आपको पहला। दूसरा लफ्ज याद कीजिए, ये भी लफ्ज भी यहाँ पे चुके नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं पे। इस दूसरी हिस्से को, दूसरे स्टेज को एक और नाम देते हैं और वो है रेफ्रैक्टरी पीरियड। ये लफ्ज आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। रेफ्रैक्टरी पीरियड आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ है। हाइपरपोलेशन और रेफ्रैक्टरी पीरियड तकरीबन 1 से 2 मिली सेकंड के लिए हो सकता है। उस अरसे में वहां से दूसरी नर्व पल्स नहीं गुजर सकती है, और उसके बाद ये सोडियम पोटेशियम पंप और लीकेज वाला मिलके इसको दोबारा वापस जो नॉर्मल रेंज है इसकी -90 मिली वोल्ट वाली, यानी आरएमपी वैल्यू को सब कर देते हैं। जब आरएमपी एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर दूसरी नर्व पल्स वहां से गुजर सकती है। मैंने 2 लफ्ज यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं जो इस डायग्राम में मौजूद नहीं है। मेरी बात को याद रखना है। मैंने डायग्राम पीछे के मैंने हाथ से बना के दिखा दिया कि यहाँ पे ये अपनी एफएससी की बुक से वो डायग्राम ले सकते हैं और किसी और बुक में से मिल सकती है आपको। रिफ्रैक्टरी पीरियड वहाँ लेवल नहीं है, डायग्राम बनी हुई है एफएससी में, एफएससी सेकंड ईयर की बुक की बात हो रही है, वहाँ पे डायग्राम मौजूद थी, लेवल नहीं हुई थी। मैंने उसके दोनों नाम बता दिए हैं कि उसका एक नाम है हाइपरपोलराइजेशन और उसका दूसरा नाम है रेफ्रैक्टरी पीरियड। और ये वो स्टेज है जिसमें वैल्यू आरएमपी से भी कम हो जाती है माइनस साइड पे, और इस अरसे में दूसरी नर्व पल्स वहां से नहीं गुजर सकती। इसमें कुछ और डायग्राम बन सकती थी, अब चूंकि वो यहाँ नहीं बनाई गई है, मैं उनको नहीं बनाना चाहता क्योंकि उनके बनाने का फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं उनको मिस कर रहा हूँ। जी, मिलर में है ये डायग्राम। मिलर में है, ठीक है, अच्छी बात है। वो चूंकि रीजन ये है, मैं आमतौर पर मिलर को जरा कम कम ही पढ़ता हूँ, मैं मिलर को जरा कम कम ही पसंद करता हूँ और कम कम ही पढ़ता हूँ, इसलिए आता है। पहले ये थी जी रेस्टिंग स्टेज हो चुकी है, डीपोलराइजेशन स्टेज डिस्कस हो गई हुई है, और
रिपोर्शन को भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। इसकी जो डायग्राम को देखना है, ये दोबारा डायग्राम लीजिए जी। डायग्राम के अंदर कुछ अहम अल्फाज ये लफ्ज पीछे आ चुके हुए हैं। एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट के नाम से वाकिफ है। स्टूडियो में बाहर मौजूद थे। एक्टिवेशन गेट जब एक्टिवेट होगा उस वक्त जब वोल्टेज चेंज हो चुकी थी, तो उस वक्त ये प्रोसेस होगा। ये आपके सामने है। रिजल्ट क्या निकला है? -90 से +35 मिली वोल्ट। और एक बार फिर जब वो इनएक्टिव हो जाएगा, तो इनएक्टिवेटेड डिलेड, तो ये इससे वापस +35 से -90 की तरफ। आपको याद होगा ये डायग्राम बहुत डिटेल से चैप्टर 4 में डिस्कस हो चुकी हुई है। याद है? बोल चुकी है, ये आपने बताना है। वोल्टेज गेट, ऐसे गेट्स जो वोल्टेज से कंट्रोल होते हैं। आई एम श्योर यू रिमेम्बर जी। याद है? किसी को भूल चुके हैं? वो गेट्स जो वोल्टेज से कंट्रोल होते हैं, ये डिस्कस हो चुके हैं चैप्टर 4 के शुरू में करके कहीं पे। जी, डू यू रिमेम्बर? कोई जवाब नहीं आ रहा? यस जी सर। याद है। चलें, शुक्र याद है। है। चलें, अब सेकंड डायग्राम जी में सर आते याद है। हैं। जी ठीक है, अब इस डायग्राम में आ जाए। ये पोटेशियम के लिहाज से है। जब ये वैल्यू होती है तो ये गेट बंद हो गया हुआ, यहाँ से सारे पोटेशियम की मूवमेंट नहीं हो रही। अब लेकिन यहाँ पे है, जब ये वोल्टेज की वैल्यू होगी +35 से इसकी तरफ, तो उस वक्त ये गेट ओपन हो चुके होते हैं। स्लो एक्टिवेशन है, और यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू हो जाता है। ये दो डायग्राम जो आपकी बुक ने दी हैं, और जो लफ्ज मैंने बोला है वो आपकी बुक ने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। वोल्टेज सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स, चूंकि हम इसको ऑलरेडी चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम आपके सामने दोबारा यहाँ पे आ गई है। ये वहाँ डायग्राम सिंपल थी, ये डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ क्या फ़र्क है, इसने दोनों तरफ उसका गेट दिखाया हुआ है कि बाहर से कहाँ बंद होता है खुलता है, और कहाँ अंदर से कहाँ से बंद होता है और खुलता है। सिर्फ शेप का डिफरेंस है, वर्किंग में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। ये चीज़ हमने पहले से पढ़ ली हुई थी चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 की बेसिक पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमारा ये चैप्टर अब तेज़ी के साथ। जी दुर्र नजफ, आपने ऑन किया है माइक, कुछ कहना चाह रही हैं? दुर्र नजफ 857, आपके माइक से सिर्फ शोर की आवाज़ आ रही है, आप खुद नहीं बोल रही हैं, इसलिए मैं माइक बंद कर रहा हूँ। ठीक है? मेरी बुक में सर जी सर मैं कह रही हूँ मेरी बुक में -90 मिली वोल्ट की होगा। जी, ये कौन कह रहा है? चूंकि अब आपका मुझे नाम नज़र नहीं आ रहा है। सवाल किसने कहा है? आपने क्या पॉइंट किया? दोबारा बोलिए। और आपके पास कट कट के आ रही है। ये दुर्र जब है और कोई है? सर आई थिंक नजफ ही थी, उसका सिग्नल प्रॉब्लम में तो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा। याद रखिए कि मुख्तलिफ लोगों के पास बुक का एडिशन मुख्तलिफ हो सकता है। गाइडन जिस दौर जब मैंने पढ़ी थी, तो उस वक्त इसका बहुत ही अर्ली, चुका है मैं तो अब से 33-34 पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो एडिशन आ गए हैं वो 10वां 11वां 12वां 14वां वो इस लेवल के होंगे मेरे ख्याल में। मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ हो सकते हैं। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है आपकी बुक ने कहाँ पे क्या चीज़ दे दी है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास सेम एडिशन हो। मुख्तलिफ टीचर्स के पास। जी, ये शमसा बेटा अपना एनोटेशन बंद रखें। शमसा जी। रजफ, अब फिर आपके माइक से आवाज़ें आ रही हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं बेटा, आपके सिग्नल्स की कोई प्रॉब्लम है? सर जी हाँ जी, सर के बाद फिर कोई आवाज़ नहीं आ मैं रही है। चाह रही हूँ मेरा माइंड बेटा प्रॉब्लम आपके पास कैसी प्रॉब्लम है नजफ कि टाइप करके पूछ लो। सर कह रही है कि मेरा -90 लिखा हुआ है ना। सर कोई बात नहीं -17 मिली वोल्ट। बेटा, मैं कह चुका हूँ कि मुख्तलिफ लोगों के पास डिफरेंट एडिशन हो सकते हैं। मुख्तलिफ एडिशंस के अंदर छोटी बहुत आपके लिए चेंजेस हो सकती हैं। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो स्पेसिफिक डिफरेंस। सबके पास एक बुक नहीं है। मुख्तलिफ लोगों के पास जो बुक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ज़ाहिर है इसमें है PDF में, ये कोई और एडिशन है।
आपके हाथों में एडिशन कोई और हो सकता है, उसमें वैल्यूज का फर्क हो सकता है, अब उन बुक के मुताबिक उसको याद करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, होगी तो चंद मिलीवोल्ट का फर्क होगा, सिर्फ ज्यादा नहीं हो सकता। जी, ये इसने अब हेडिंग देना शुरू की है जी। ये हेडिंग चूंकि बहुत ज्यादा है, आप इसको दो दो लाइनों में लेके आना है। डायग्राम देख चुके हैं। एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, जब वो एक्टिवेट होगा तो सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी तो इनएक्टिव हो जाएंगे। 2 पॉइंट्स हो गए। वापस जाना पड़ेगा ऊपर। तस्वीरें ये वाली हैं जो आपने देख ली हैं दोनों। और पोटेशियम आयन एक्टिवेट हो जाना शुरू हो जाएंगे। जी, जो कुछ मैंने डिस्कस किया था वो सब इनके अंदर बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। आपने इसको समराइज करना है, फिर सुन लीजिएगा। आपको ये सब चीज़ें समराइज करनी पड़ेंगी। फिजियोलॉजी में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इन चीज़ों को वो करने के लिए, ऐसे इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बुक में, एक चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। आपने एक क्वेश्चन मैक्सिमम आप 4 पेज लिख सकती हैं, 1 से 2 पेज आपके डायग्राम के। ये उस सूरत में हो सकता है अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज है। वो बच्चे जो अच्छे हैं लिखने के लिहाज से और चीज़ों को याद के लिहाज से, वो मैक्सिमम 6 पेज लिख सकते हैं। उनसे कम वाले बच्चे मैक्सिमम 5 पेज विद डायग्राम। जो दरमियाने साइज के बच्चे हैं वो 4, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक क्वेश्चन में बड़ी मुश्किल से 3 पेज लिख पाएंगे, और उनका टाइम खत्म हो जाएगा। पेपर का टाइम लिमिटेड होता है और क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि सेमेस्टर 5 में आपकी फिजियोलॉजी बहुत टफ है, आपकी सेल बायोलॉजी भी टफ है, और आपकी बायोकेमिस्ट्री भी टफ है, और दूसरे बायोस्टैट भी टफ है। 4 टफ सब्जेक्ट्स आपने, और एवोल्यूशन भी टफ है। एवोल्यूशन चूंकि जो उन्होंने इतना बड़ा सिलेबस में डाल दिया हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं थी इस एवोल्यूशन सर की। हम बेचारे, आप क्या कह रहे हैं पर? हम बेचारे, हाँ जी। मैंने कहा हम बेचारे फंस गए। हाँ, नहीं, उसकी रीज़न है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ टाइम में। इसमें सिस्टम में टाइम थोड़ा होता है और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों का सिलेबस में तकरीबन वो आधी बुक होती है। जो जिस सिस्टम में मैं पढ़ा हूँ, मैं सिस्टम में पढ़ा हूँ, तो मोटी मोटी किताबें और 1 साल के अंदर सारी पूरी किताब इस सिलेबस में शामिल होती है। और ऐसे सिस्टम में पढ़ने का फायदा यह है कि मुझे अभी चीज़ें याद हैं। आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है आपको भूल चुका होगा पहले क्लास का स्टेज, यानी कुछ कुछ चीज़ें याद होंगी सिर्फ। जी, ये हो गया जी। डिटेल्स की सारी पूरी होगी हमारी। आपका टाइम 11:15 खत्म हो जाना है ना? जी सर। जी, सोडियम पोटेशियम चैनल्स का डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन पूरी हो चुकी हुई है जी। और अब इसमें बाकी चीज़ें दी तो हुई हैं, कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ये जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। ये सिर्फ वो जगह जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं, फंड ज़्यादा होते हैं, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो चीज़ों को मैयर कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, एक न्यूरॉन सेल के साथ इलेक्ट्रोड को अटैच किया गया हुआ है और वोल्टेज को मैयर किया जा रहा है। वोल्टेज का मेथड है, दिस इज नॉट पॉसिबल एनी अदर किसी भी कॉलेज में, स्वाई यूनिवर्सिटी के जहाँ पे ये फैसिलिटीज मौजूद है। हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम ये वाले काम कर सकें। ये इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है जो यहाँ से दी हुई है, क्योंकि डायग्राम पहले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जी। ये इसने समरी दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इस समरी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इस समरी में अगर जो सारे पॉइंट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तकरीबन उसने सारे के सारे दे दिए होंगे। बात याद रहेगी, बोलेगे तो नहीं। इस समरी को बहुत अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ ले रहे हैं जी। ये डायग्राम है जी। ये यहाँ पे देख लीजिए, इसने यहाँ पे वो चीज़ जो मैं कह रहा था कि ऐसे होता है कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से भी नीचे आ जाती है। ये बिल्कुल इस शेप की वैल्यू, जैसे कि अभी किसी ने पॉइंट किया था कि मिरर के अंदर भी डायग्राम मौजूद है वैल्यू वाला।
अच्छा, अब इसका एक दूसरा हिस्सा है, दूसरा ये अगरचे हेडिंग उसमें नहीं दिया हुआ लेकिन ये मौजूद है, ये समझिए कि आपने याद करना है। मैं दिमागी जब इसके ही हैं, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ दो टॉपिक्स की तरफ। एक ये टॉपिक है इनिशिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और एक होगा प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इनको आपने तैयार करना है, दरमियान से मैंने ओमिट कर दिए हैं, उनकी जरूरत नहीं है। मैं पहले इनिशिएशन की तरफ आ रहा हूँ। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था दो तीन बार, वो ये था कि जब एक स्पेसिफिक स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस की जो वैल्यूज होती हैं उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का नाम देते हैं। मैं उसकी एग्जांपल देने लगा हूँ, और ये एग्जांपल रिसेप्टर्स के हवाले से होंगे। आई एम श्योर कि आप इस बात से वाकिफ हैं कि आप और या आपके कान में की बात हो रही है, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो आपके कान उसको नहीं सुनेंगे। कान का मतलब है एक रिसेप्टर सेल्स हैं कान के जो उसको महसूस करते हैं। 20 हर्ट्ज से कम, इसका मतलब 20 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है आपके कान के रिसेप्टर सेल के लिए। बात फॉलो कर रहे हैं जी? कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्या बात है? सही बात रिपीट कर, से जी बार रिपीट कर दीजिएगा, जी, मैं मुझे दोबारा आवाज नहीं आ रही थी। बोल देता हूँ। हम इंसान के कान की बात कर रहे हैं, आपके एज तक ये बिल्कुल ठीक है, आपके कान भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। यू कैन हियर द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड हो तो आप उसको बड़े आराम से सुन लेंगे, लेकिन मैं नहीं सुन सकता। सोचिए, आप में और मुझ में, यानी आपके कान में और मेरे कान में क्या फर्क है? एज डिफरेंस। जी बिल्कुल, एज का डिफरेंस है। आप तकरीबन 20 ईयर्स के राउंड अबाउट है, 18-20 साल की एज है आपकी, और मेरी एज जो है उदाहरण को 57 है। अब याद रखिएगा, 40 साल के बाद इंसान के जिस्म में एजिंग शुरू हो जाती है। और ये भी सुन लीजिए, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो मजीद 20 साल बाद आपकी जो एज है वो तेजी के साथ उसमें एजिंग का अमल शुरू हो जाता है। उसमें कान भी इफेक्ट होते हैं, आंखें भी इफेक्ट होती हैं। 40 साल के बाद तकरीबन हर तीसरे बंदे को जिसने पढ़ना हो ऐनक लगानी पड़ती है, और उसकी सुनने की साइज कम हो जाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बाद नहीं सुन सकता हूँ। मेरे कान मिनिमम एज के साथ साथ बात हो रही है, 20 से भी 50 पे पहुंचती है, फिर ये 100 पे पहुंचती है, फिर ये 200 पे चली जाती है। आपने शायद कभी देखा हो कि कुछ बहुत बूढ़े लोग होते हैं, लोग उनके कान में जाकर जोर से बोलते हैं, फिर उन तक आवाज पहुंचती है कि इसने क्या कहा। ये था जी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये मैंने अभी कान का जिक्र किया। सेकंड है आईज। नोट कीजिएगा, इंसानों की आंखें अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर की लाइट मिनिमम वेवलेंथ जो है, 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, उसको देख सकती हैं। कुछ और एनिमल इससे कम को भी देख सकते हैं, और हमारी आंखों की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 750 है, लेकिन कुछ और एनिमल्स 750 से ज्यादा वाली लाइट को भी देख सकते हैं, या महसूस कर सकते हैं। देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल कर दिए हैं, देखना और महसूस करना। एक क्वेश्चन पूछना आपकी क्लास है, वैसे टाइम खत्म होने वाला है। डू यू रिमेंबर व्हाट आर पिट ऑर्गन्स? को बताना चाहेगा व्हाट आर पिट ऑर्गन्स? पूरी क्लास का क्वेश्चन है। टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेशन में यूज होते हैं ना, जी पिट वाइपर्स उसमें। जी, उल्फत ने दो जवाब दिए हैं, और कोई आप उल्फत के अलावा और कोई? मैं बताऊं? जी बताएं। ये स्नेक्स के आईज और नोस्ट्रल्स के दरमियान होते हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन में काम करते हैं। जी, दो लोगों के दो जवाब आ गए जी। और कोई आंसर? चलें, दो लोगों ने जवाब दिया, दोनों के जवाब को मिलाएं तो वो मिलके तकरीबन आधा दुरुस्त है और आधा गलत है। सुन लीजिएगा, सबसे पहली चीज है कि नॉट इन ऑल स्नेक सर स्पेसिफिक। इंफ्रारेड रेडिएशन। जी, अब लेट हो गई है, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नोट कीजिए कि पिट वाइपर्स, वाइपर्स जो स्नेक है उनकी बात हो रही है, उनमें से कुछ स्नेक जो पिट वाइपर्स कहलाते हैं उनमें पिट ऑर्गन मौजूद होता है। इसका ताल्लुक टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं है, टेम्परेचर सेंस के साथ है। एक पिट वाइपर 30 फुट के फासले से एक इंसान के चेहरे और हाथों को महसूस कर लेता है। उसको रात को नजर नहीं आ रहा है, एक रास्ते पे जंगल में एक सांप बैठा हुआ है पिट वाइपर, और एक इंसान आ रहा है, और जब 30 फुट के फासले पे होगा उसको महसूस करेगा और उस पर अटैक कर देगा। पिट वाइपर 30 फुट के फासले से जंप कर सकता है और बंदे के सीधा चेहरे पे जाके काटेगा या हाथ पे काटेगा।
अब सोचिए उसने चेहरे पे या हाथ पे क्यों काटे, सोचिए। क्योंकि सिर्फ हैंड्स और फेस उससे नजर आ रहा होगा, बाकी बॉडी कवर्ड होती है। जी, उसको नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो महसूस कर रहा है, वो अंधेरे पे देख नहीं रहा, बल्कि वो अपने पिट ऑर्गन्स की मदद से इंफ्रारेड, इंसान के जिस्म से जो हीट रेज निकल रही है इंफ्रारेड, उनको महसूस कर रहा है। अब चूंकि बॉडी बॉडी कवर है, चेहरा नंगा होता है, हाथ नंगे होते हैं आमतौर पर, तो वो इन्हीं जगहों पे आके अटैक करेगा, और वो इतना ही खतरनाक है इंसानों के लिहाज से। बहरहाल मैंने एक दो सेंसेस का जिक्र कर दिया जी, कि कौन से जानदार किस चीज को किस जगह से, यानी किस वैल्यू से, किस थ्रेशोल्ड वैल्यू से महसूस कर सकते हैं, और उसके नतीजे के तौर पर एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाता है। थ्रेशोल्ड का जिक्र हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए। आगे है जी प्रोपिगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपिगेशन के लिए डायग्राम बनी हुई है, इसकी डायग्राम मुझे देखना होगा जी। इस डायग्राम में चूंकि सिर्फ इसने ये दिखाया होगा, ये गौर से देखना है इसको, ये एक रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है। यहाँ पे स्टिमुलस आया, जहाँ पे स्टिमुलस आया है वहाँ पे चेंज आई है, यहाँ से पॉजिटिव हो गया, अंदर से बाहर से नेगेटिव हो गया, ये जस्ट इनिशिएशन हुई है। अब आगे प्रोपिगेशन शुरू हो गई है। अब ये देखिए कि आगे की तरफ पॉजिटिव होता जा रहा है, और चनाचे ये आगे को प्रोपेगेट करता जा रहा है। 2 स्टेप्स हो गए हैं, मजीद आगे जाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना पॉजिटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है। ये देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में बहुत बड़ा दिखाया गया है, ये बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा एरिया है जिसमें ऐसा हो रहा है। लेकिन अब जब इससे अगला स्टेप होना है, मुझे देखना पड़ेगा आपकी बुक में डायग्राम है कि नहीं। आपकी बुक में वो डायग्राम नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। इसने सिर्फ एक ग्राफ बना दिए हैं, इसने सिर्फ ग्राफ्स बना के उसको बयान कर दिया है, जो चीज़ हमें चाहिए थी डायग्राम के शक्ल में। अब टाइम खत्म हो रहा है जी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा उसके डायग्राम डायग्राम बनाने में, क्योंकि नेट के ऊपर जूम पे बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। डायग्राम बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। अब आज के लिए आपके लेक्चर का टाइम खत्म हुआ जी, इसलिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।